पार्ट 3 में हम जो बचे हुए छूटे हुए हेडिंग्स को कवर करते हैं। देखो, इस पार्ट 3 में हम जो बात करने जा रहे हैं वो सबसे पहले बात करेंगे हम मोल, यानी मोल क्या होते हैं, मोलों की संख्या क्या होती है। काफ़ी देर से तुम्हें हर डेरिवेशन में, हर हेडिंग्स में ये मोल जो है सुनाई दे रहा होगा। तो मोल क्या होता है, समझो जैसे हमारा कोई विलेय पदार्थ है, ठीक है, विलेय पदार्थ है। उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, पानी है, ठीक। अब चूंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में बेटा पानी को बोलते हैं हम H2O, है ना। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा कोई पदार्थ है। अब इसका दो चीज़ होती है इसमें, एक तो होता है इसमें भार, इसका वजन जिसे हम वेट बोलते हैं, और एक होता है इसका अणुभार। यानी एक तो इसका खुद का वेट होगा कि 1 लीटर है कि 2 लीटर है कि 2 ग्राम है कि 200 ग्राम है, और एक इसके अणुओं का भार होगा कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो हमें पता है पानी का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 18 ग्राम होता है ना। 2 + 16 इसके और इसके मिलके ये 18 ग्राम होता है। और मैंने मान लिया हमारे पास पानी है टोटल 144 ग्राम, ठीक। तो जो मोल होगा, मोलों की संख्या जिसे हम बोलते हैं, इसकी जो मोलों की संख्या होगी, फॉर्मूला होता है कि दिए गए पदार्थ का भार बट्टा इसका अणुभार। तो देखो भार कितना था 144 ऊपर, यहाँ से अणुभार कितना था इसका 18, 18 से 144 कितनी बार कटा, 18 8 64, 8 कम 8 अच्छा 14, 8 बार ही कटा बेटा। ये 8 आ गया इसका, ये 8 ग्राम अणुभार हो गया इसका आंसर। सॉरी, मोल में आता है ये, 8 मोल मोलों की संख्या होगी। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो कह सकते हैं हम कि मोलों की संख्या होती है उस पदार्थ का भार बट्टे उसका अणुभार, ठीक, क्लियर है। इसके द्वारा ही जो है विलयन की नॉर्मलता, मोलरता निकलेगी। इसीलिए ये मैंने कॉन्सेप्ट जो है तुम्हें बता दिया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं बेटा, वो है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, लॉ ऑफ राउल्ट, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थोड़ा इसके बारे में बता दूँ। राउल्ट जो थे एक वैज्ञानिक थे, केमिस्ट्रियन थे, ठीक है। इन्होंने केमिस्ट्री में अपना एक नियम दिया था जो कि मोल प्रभाज और पदार्थों के वाष्प दाब पर डिपेंड था। तो इन्होंने बताया कि ऐसे लिख सकते हैं हम, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियमानुसार कि कोई विलयन दिया है और वो एक निश्चित ताप पर है, ठीक है, या हम कह सकते हैं दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक, यानी किसी कण, घटक यानी किसी कण का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में इसी घटक के वाष्प दाब, कहाँ जा रही है, के गुणनफल के बराबर होता है। डेफिनेशन थोड़ा सुनने में तुम्हें टफ सी लग रही हो, लेकिन समझने का कोशिश करो और जो है मुझे पूरा विश्वास है समझ में आ जाएगी। देखो, राउल्ट ने बताया कि कोई विलयन है, उस विलयन में क्या उसके घटक कण हैं। तो कोई घटक दे रखा है, उस पर आंशिक वाष्प दाब, आंशिक होता है कम समय के लिए लगने वाला कोई वाष्प दाब, उसमें जो मोल उपस्थित है, मोल प्रभाज है, उनकी शुद्ध अवस्था में इसी घटक का जो वाष्प दाब होगा उसके गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यानी इसमें 4 चीज़ दे रखी हैं हमें। सबसे पहला आंशिक वाष्प दाब, मोल प्रभाज, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ठीक है। और एक खुद हमें क्या दे रखा है, विलयन का जो वाष्प दाब है उसका मोल प्रभाज, ठीक। मोलों की संख्या और मोल प्रभाज, इसमें 2 चीज़ जो है कॉमन होती हैं। तो उसने बताया कि ये जो होता है
वो आपस में एक दूसरे के गुणनफल के बराबर होते हैं। ठीक है, उसके थ्रू समझते हैं फॉर्मूला के। इसने बताया था कि जैसे विलयन का कुल वाष्प दाब होगा, जो कुल वाष्प दाब, टोटल पूरे विलयन पर लगने वाला वाष्प दाब, वो इसके आंशिक दाब जो घटक दे रखा है उसके बाद चलिए बेटा आंशिक दाब गुणा उस आंशिक दाब में उत्पन्न मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, ठीक है, इसके गुणनफल के बराबर होता है। ये ध्यान रखना है। सॉरी 4 नहीं 3 चीज़ें हैं, वो मैंने उसको मोलों की संख्या जाना था, तो ये क्या है, इसके बराबर होता है। अब अगर 2 दे रखी हैं चीज़ें तब कैसे करोगे, तो इसने बताया था कि जो वाष्प दाब होगा वो आंशिक दाब गुणा मोल प्रभाज, ये तो हो गया एक का, प्लस अब कोई दूसरा दे रखा है, ठीक है, जैसे उसका शुद्ध अवस्था में दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और शुद्ध अवस्था में ही उसका जो वाष्प दाब होगा उसके गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। शुद्ध वाष्प दाब कह सकते हैं इसको हम। ठीक, देखो प्रतीक चिन्हों से बात करें तो PS बराबर होता है PA प्लस काई ए, इसे हम काई बोलते हैं, ध्यान रखना काई बोलते हैं, ठीक है, प्लस अब दूसरा वाला PB और फिर ये क्या हुआ काई B, जहाँ पर देखो PS वाष्प दाब है, इसका कुल वाष्प दाब, ठीक, PA जो हमारा है ये आंशिक दाब है, आंशिक दाब, काई ए ये हमारा मोल प्रभाज है, PB ये शुद्ध अवस्था में दाब है, इसका शुद्ध वाष्प दाब, और ये इसका शुद्ध अवस्था में मोल प्रभाज है, शुद्ध मोल प्रभाज, ठीक, ये प्रभाज गलत लग गया, शुद्ध मोल प्रभाज, यानी एक तो उसकी आंशिक अवस्था में दाब गुणा उसका आंशिक अवस्था में मोल प्रभाज प्लस शुद्ध अवस्था में दाब और शुद्ध अवस्था में मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम था। इसका तुम डेफिनेशन यहाँ तक याद करके सीधे यहाँ से नोट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से बेटर समझ में तुम्हारे आ जाएगा। देख सकते हो पूरा यहाँ से स्टार्ट है हमारा विलेय के पदार्थ से और राउल्ट के नियम से यहाँ तक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसका हम बात करते हैं विलियन में। देखो 2 विलियन जो मोस्टली सबसे ज़्यादा कॉमनली पूछे जाते हैं, एक तो होता है आदर्श विलियन, आदर्श विलियन, ठीक, दूसरा होता है एक अनादर्श विलियन, अनादर्श विलियन, ठीक। देखो बहुत ही आसान है, एक लाइन की डेफिनेशन है। कोई भी चीज़ आइडियल, आइडियल यानी आदर्श कब होती है, जब वो किसी फिक्स पैटर्न या किसी फिक्स नियम का पालन करती है। अब केमिस्ट्री में जो नियम चलता है इसमें वाष्प दाब में वो चलता है विलियन, सॉरी राउल्ट का विलियन वाला नियम। तो सीधी सीधी डेफिनेशन है ऐसे विलियन, ऐसे विलियन, ठीक है, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलियन कहलाते हैं, ठीक। ठीक इसी का अपोजिट होता है अनादर्श, ऐसे विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे अनादर्श विलियन, ठीक, खत्म। ऐसे विलियन जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं आदर्श विलियन होंगे, आइडियल सॉल्यूशन जैसे बोलते हैं, और ऐसे विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उन्हें हम क्या है अनादर्श विलियन बोलते हैं, ठीक। देखो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण हेडिंग्स हैं वो यही हैं, इससे बाहर कभी नहीं आता है। हाँ
चलिए एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं मोलरता निकालने का, जिससे तुम्हें न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल तुम्हारे लिए एग्जाम्पल बनाता हूँ मैं। 1000 ग्राम विलियन में शुद्ध जल की मोलरता क्या है, इसे ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो मोलरता m बराबर होता था और मोल की संख्या बटा उसका आयतन, ठीक है। और मोलों की संख्या कैसे निकालते थे हम, कि भार बट्टा अणुभार करके, यही तो होता था मोलों की संख्या। और नीचे हमें लिखना है इसका W यानी आयतन। क्लियर है। देखो भार कितने में निकालना है हमें, 1000 में, तो 1000 बट्टा अणुभार, जल जो होता है H2O उसका अणुभार होता है 18 ग्राम, ये अभी पीछे मैंने बताया था, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 18 बट्टा आयतन कितने में निकालना है, 1000 ग्राम। यानी आयतन हमें काय में लेना है बेटा, लीटर में, फॉर्मूला में हम पढ़ चुके हैं। तो लीटर यानी 1000 ग्राम बराबर होता है 1 लीटर। एक का तो कोई उसमें कुछ नहीं रहा, सीधे सीधे क्या रह गया, 1000 बट्टे 18। अब 18 से जब 1000 इसमें भाग दोगे तो 18 पंजे 85.5 फिर 85 पॉइंट 18 पंजे फिर 85 पॉइंट 18 के 108 लमसम 55.56 मोल प्रति लीटर इसका आंसर होगा। तो तुम बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर 2 में इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछेगा। नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 3 की जो मैं अपलोड कर दूंगा कुछ टाइम बाद। तब तक के लिए इसके नोट्स तैयार रखो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करो। जो नोट्स बनाते हैं वो जो है जल्दी सक्सेस होते हैं। थैंक यू।